नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे कि किसी भी लोन का सेटलमेंट करना, किसी भी लोन का समझौता करना, किसी भी लोन का बैंक के साथ कंप्रोमाइज करना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। भविष्य में आपको उस सेटलमेंट की वजह से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को लोन सेटलमेंट से होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तब दोस्तों अगर वो कैश क्रेडिट लोन है तब दोस्तों बैंक के द्वारा जो उस लोन के लिए समय निर्धारित है उस समय के अंदर हमें उस लोन को पूरा जमा करना होता है ब्याज समेत, और अगले दिन पुनः हम उस लोन को फिर से विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कैश क्रेडिट में आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी आता है। तो दोस्तों अगर आप केसीसी से पैसा निकालते हैं और दोस्तों इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 1 साल का है, तो कुल मिलाकर के आप जितना भी पैसा केसीसी से विड्रॉल करते हैं उसका ब्याज समय जो भी पैसा होता है आपको 1 वर्ष में पूरा जमा करना होता है, और अगले दिन सुबह आप पुनः उतना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के जो खाते होते हैं इसमें एक समय निर्धारित होता है, ये कैश क्रेडिट खाते होते हैं। इनमें आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको हमारे पैसे को वापस करना है ब्याज समेत, और अगले दिन पुनः आप फिर इस पैसे को विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका जो भी समय है उस समय के अंदर आपको बैंक को पैसा वापस करना होता है ब्याज समेत। वही दोस्तों अगर आपका टर्म लोन है तब दोस्तों आपको उस लोन के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। उसकी इंस्टॉलमेंट 36 हो सकती है या फिर 60 हो सकती है या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। बैंक ने आपको जितनी भी इंस्टॉलमेंट दी है उस लोन के बिहाफ पर, तब दोस्तों क्या होता है कि आपको जितने रुपए की किस्त बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है प्रतिमाह उतनी ही किस्त बैंक के द्वारा निर्धारित जो भी किस्तें हैं उतनी किस्तों में आपको जमा करना होता है, और आपका लोन एक समय में बंद हो जाता है। मान लीजिए बैंक ने आपको कोई लोन दिया तो उसकी बैंक ने 60 किस्तें आपको बता दी कि आपको 5 साल में इस लोन को अदा करना है, और मान लीजिए अगर आपकी किस्त 1000 रुपए की है अब दोस्तों आपको प्रतिमाह 1000 रुपए जमा करने होंगे, और जैसे ही 60 माह यानी 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे आपका लोन समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने लोन की लगातार 6 EMI यानी 6 इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं, यानी आप टाइम से 6 किस्तें नहीं देते हैं, हर महीने की किस्त आप मिस करते हैं, उस दशा में क्या होता है कि आपका जो लोन खाता है वो रेगुलर से एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है और आपको ज्यादा ब्याज भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए आपका जो सामान्य ब्याज दर थी वो 7% या 8% या 9% हो सकती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका लोन खाता एनपीए हो जाएगा हो सकता है आपके ऊपर जो लोन की ब्याज दर हो वो दोस्तों 14% या फिर 15% या 16% तक भी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि एक तो आपका लोन खाता जो एनपीए हो गया है इससे इसका असर आपकी सिबिल पर भी पड़ेगा, और दूसरा यह होगा कि आपकी जो ब्याज दर अभी तक 9% या 8% थी वो बढ़ करके 15 या 16% हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको दोगुना ब्याज भी देना होगा और आपका सिबिल भी खराब होगा, इससे आपकी साख पर भी बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आपका लोन खाता एनपीए होता है बैंक आपको नोटिस भेजता है, बैंक आपको कॉल करता है, बैंक के कर्मचारी आपके घर आते हैं, आपको समझाते हैं। बैंक के कर्मचारी आपको एक बार रिस्ट्रक्चरिंग का भी मौका देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका लोन 3 साल के लिए है तब दोस्तों मान लीजिए आपने 6 किस्तें लगातार मिस की हैं, यानी 6 महीने आपने किस्तें नहीं दी हैं, आपका खाता एनपीए हो गया है, तब बैंक आपको ये सुविधा देता है कि आप 6 महीने के लिए अपना लोन बढ़ा सकते हैं, यानी 3 की जगह आपका लोन 3.5 साल में खत्म हो जाएगा। तब दोस्तों बैंक आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, हम आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय देते हैं। अगर आप रिस्ट्रक्चर फॉर्म पर साइन कर देते हैं तब दोस्तों आप बिना पैसा दिए आप एनपीए से बाहर हो सकते हैं, आपका खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा और वो खाता रेगुलर कैटेगरी में चला जाएगा। तो दोस्तों बैंक आपको ये भी सुविधा देता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने खाते को रिस्ट्रक्चर करा करके आप एनपीए कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तब आप दोस्तों अपनी 6 इंस्टॉलमेंट लगातार जो मिस की हैं उन्हें जमा कर दीजिए और आप एनपीए से बाहर हो जाइए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरीवश पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, या मजबूरीवश वो लोग मिल नहीं पाते हैं और वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर भी नहीं करा पाते हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो एनपीए से बाहर नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, इस वजह से वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जानबूझकर अपने खाते को एनपीए करते हैं, उसके बाद वो अपने खाते को रिस्ट्रक्चर भी नहीं कराते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि किसी भी लोन अकाउंट को आप अगर रिस्ट्रक्चर कराते हैं तो दोस्तों उसे सिर्फ एक बार ही रिस्ट्रक्चर कराया जा सकता है। अगर आपका लोन 5 साल के लिए है तब दोस्तों एक बार ही आप अपने लोन खाते को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अगर दोबारा से आपका खाता एनपीए हो जाता है तब दोस्तों आपको रिस्ट्रक्चर की सुविधा नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के आपको एक बार रिस्ट्रक्चर की सुविधा दी जाती है, आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा करके अपने एनपीए खाते को रेगुलर कर सकते हैं। दोस्तों बैंक के इन सभी प्रयासों के बाद भी अगर आपका लोन खाता एनपीए से बाहर नहीं होता है, यानी अगर आप अपने खाते को एनपीए से बाहर नहीं करते हैं, आप अपनी बकाया इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते हैं, तब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि आपका खाता डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है।
अब दोस्तों बैंक की नज़र में आपका खाता डाउटफुल हो जाता है, यानी बैंक की नज़र में हो जाता है कि अब शायद ही इस खाते का पैसा वसूल हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बैंक सेटलमेंट के लिए स्कीम निकालती है और उस सेटलमेंट स्कीम में आपका भी खाता ऐड कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक और आपके बीच में बैंक आपसे एक समझौता करती है कि आप कितना पैसा हमें दे सकते हैं, आप जितना पैसा हमें दे सकते हैं उतना ही जमा कर दीजिए, उतने में ही हम आपका लोन खाता बंद कर देंगे। तब आपके और बैंक के बीच में एक समझौता होता है, यानी आपके लोन अकाउंट का कंप्रोमाइज किया जाता है। या फिर दोस्तों बैंक आपको एक नोटिस भेजती है जिसमें बैंक आपको लोक अदालत में बुलाती है कि लोक अदालत में आ जाइए, वहां पर हम समझौता कर लेते हैं आपके साथ में कि आप हमें कितना पैसा दे सकते हैं। दोस्तों इन दोनों स्थितियों में या तो आप बैंक जाकर के अपने लोन का सेटलमेंट करते हैं या फिर लोक अदालत जाकर के अपने लोन का सेटलमेंट करते हैं। तो दोस्तों जब आप या तो लोक अदालत जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए या फिर बैंक जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए, अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपका मौजूदा बकाया राशि है 1 लाख रुपए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बैंक आपसे 50% अमाउंट पर भी समझौता कर लेती है। अब मान लीजिए अगर आपका मौजूदा बकाया राशि 1 लाख रुपए है और बैंक ने आपसे 50% अमाउंट पर समझौता कर लिया है, तब आपको सिर्फ अपने लोन अकाउंट में 50,000 रुपए ही जमा करने हैं। बैंक आपसे वादा करता है कि आप 50,000 रुपए इस लोन खाते में जमा कर दीजिए, हम आपके लोन को बंद कर देंगे, हम आपका लोन खत्म कर देंगे। उस स्थिति में आप अपने लोन खाते में 50,000 रुपए जमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपका खाते में 50,000 रुपए की राशि बकाया रह जाती है, क्योंकि जब तक आपके खाते का बैलेंस जीरो नहीं होगा तब तक आपका लोन अकाउंट क्लोज नहीं होता है। तब दोस्तों क्या होता है कि 50,000 रुपए का राइट ऑफ किया जाता है। अब दोस्तों इसे सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि राइट ऑफ क्या होता है। तो दोस्तों राइट ऑफ ये होता है कि जब बैंक से और आपके बीच में एक समझौता होता है, जितने भी अमाउंट पर समझौता होता है, जितना अमाउंट आप जमा करते हैं, जो भी अमाउंट उस खाते का शेष बचता है, वो पैसा बैंक अपने पास से उस खाते में डाल करके उस खाते को बंद करता है। यानी जब तक आपका खाता जीरो नहीं किया जाएगा तब तक आपका लोन खाता बंद नहीं होगा। तो वो पैसा चाहे आप जमा करें या फिर बैंक जमा करे, उस खाते को पूरा पैसा चाहिए। जब तक उस खाते का बैलेंस जीरो नहीं होगा तब तक आपका लोन अकाउंट बंद नहीं होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि बैंक 50,000 रुपए राइट ऑफ करके डाल देती है और 50,000 आप जमा कर देते हैं, आपका लोन खाता बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या होता है दोस्तों कि जब आप 50,000 रुपए जमा करते हैं, 50,000 रुपए बैंक जमा करता है, तब दोस्तों आपकी सिविल में बैंक लिख देता है कि ये लोन सेटल्ड किया गया है और इसमें 50,000 का राइट ऑफ भी किया गया है। दोस्तों भविष्य में अगर आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है, आप भविष्य में किसी भी संस्था के पास या किसी भी बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, तब दोस्तों आपकी सिविल में साफ लिखा होता है कि आपने पहले भविष्य में सेटल्ड किया है अपने लोन को, यानी आपने कभी भी अपने लोन को सही से नहीं चलाया है, आपने अपने लोन को पूरा अदा नहीं किया है, आपने अपने लोन को सेटल किया है, आपने अपने लोन का समझौता किया है, आपने अपने लोन का कंप्रोमाइज किया है और आपको राइट ऑफ मिला है, तब जाकर के आपका लोन बंद हुआ है। दोस्तों सीधे जिस संस्था के पास आप गए हैं वो आपको तुरंत ही लोन देने से मना कर देता है। दोस्तों उसमें सेटल्ड और राइट ऑफ ये दो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की सिविल के लिए बहुत ही खराब होते हैं। अगर किसी भी सिविल में सेटल्ड लिखा है या फिर राइट ऑफ लिखा है तो दोस्तों भविष्य में उसे कोई भी बैंक या कोई भी संस्था लोन नहीं देगी। जैसे ही वो सेटल्ड देखेगी या फिर राइट ऑफ देखेगी उसे तुरंत ही मना कर देगी। दोस्तों किसी का सिविल स्कोर कम है तब दोस्तों उसे लोन मिल सकता है। मान लीजिए 675 से ऊपर होना चाहिए सिविल स्कोर किसी भी लोन को लेने के लिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर आपको कोई भी लोन प्राप्त करना है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 से कम ऊपर होना चाहिए तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस हो, 750 प्लस हो, लेकिन दोस्तों कम से कम आपका 675 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कभी कभी हमारा कोई लोन होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट मिस कर जाते हैं हम, या फिर हमारा लोन ओवरड्यू हो जाता है। उस स्थिति में हमारा स्कोर 550 आ सकता है, 600 आ सकता है, 400 आ सकता है या 550 हो सकता है। उस स्थिति में दोस्तों बैंक हमसे एक एप्लीकेशन ले करके लोन कर सकती है ज़्यादा ब्याज दर पर। लेकिन दोस्तों वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लोन देने से ही मना कर दें। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सिविल में राइट ऑफ लिखा है या फिर सेटल्ड लिखा है, दोस्तों जीवन में आपको कोई भी बैंक, कोई भी संस्था कभी भी कोई भी लोन नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों जो सेटल्ड होता है और जो राइट ऑफ होता है इसका कोई भी विकल्प नहीं होता है और ना ही आपकी सिविल से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग अपने लोन को हमेशा रेगुलर रखिए। अगर कभी भी आपकी एक आधी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तब दोस्तों आप बैंक जाकर के वहां के जो शाखा प्रबंधक हैं उनसे मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए कि सर इस वजह से हमारी ये इंस्टॉलमेंट मिस हुई है, तो आपको कोई ना कोई विकल्प जरूर दे देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रिस्ट्रक्चर का विकल्प होता है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है, तब दोस्तों आप बैंक आना जाना मत बंद कीजिए,
वहां से संपर्क बनाए रखिए, उनसे टच में रहिए। वो आपको कोई ना कोई ऐसा विकल्प जरूर दे देंगे जिससे आपका लोन खाता एनपीए से बाहर होकर के रेगुलर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे कि हम अपने लोन को सेटलमेंट कर लें तो दोस्तों भविष्य में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने लोन खाते को हमेशा रेगुलर रखें और उसे अच्छे से चलाएं। जब भी भविष्य में आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट हो तो कोई भी बैंक आपको लोन आसानी से दे पाए, कभी भी आपका सिबिल देख करके आपको मना ना करे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।